नमस्कार दोस्तों। तो आज अपनी जो 8वीं यूनिट चल रही है, 8वीं यूनिट में आज अपना टॉपिक रहेगा आपके EIA पर, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पर, पर्यावरण प्रभाव आकलन पे अपना पूरा ये टॉपिक रहेगा। ये जो यूनिट आपकी 8वीं यूनिट है, इसमें 3 ही टॉपिक हैं। रिमोट सेंसिंग पहला, दूसरा आपके GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और तीसरा EIA। छोटी यूनिट है, क्वेश्चन भी इसमें सीमित बनेंगे। तो 2 टॉपिक आपने कर लिए हैं, तीसरा EIA है, ये भी शायद 2 या 3 लेक्चर में अपने कंप्लीट पूरा हो जाएगा। तो EIA पढ़ने से पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि EIA होता क्या है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट यानी पर्यावरण प्रभाव आकलन। एक तरह से आप ऐसे समझो कि इसमें पर्यावरण का आकलन किया जाता है। किस आधार पर? जितनी भी परियोजनाएं लागू होती हैं आज के समय में, जिस प्रकार से मानव विकास कर रहा है, तो विकास कैसे करेगा? जब नई नई परियोजनाएं लगेंगी तो उसके कारण देश जो होता है, राष्ट्र होता है, उसकी इनकम बढ़ती है। लेकिन जब विकास परियोजनाएं लगती हैं तो साथ में पर्यावरण जो है वो भी धीरे धीरे डिग्रेड होता है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? पर्यावरण पर पड़ता है। तो पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के आकलन के लिए ये EIA शुरू किया गया था। और EIA का विकास जो है वो किसी एक दिवस में इसका विकास नहीं हुआ है, काफी लंबे समय से EIA का विकास हुआ है। क्योंकि आवश्यकता इस प्रकार पड़ी कि EIA की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि लोगों को धीरे धीरे ये अनुभव हुआ कि पर्यावरण जो है वो विकास परियोजनाओं के कारण प्रभावित होता है, पर्यावरण पर इसका ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। तो उस प्रभाव को किस प्रकार कम किया जा सकता है? जैसे अगर अपन परियोजनाएं लगा रहे हैं तो परियोजनाएं ऐसे स्थानों पर लगाई जाए जिससे पर्यावरण पर प्रभाव कम से कम पड़े, या फिर ऐसी तकनीक अपनाई जाए जिससे कि पर्यावरण पर प्रभाव उसका कम हो सके। हालांकि जितनी भी परियोजनाएं हैं उनका किसी न किसी रूप में पर्यावरण पर जरूर प्रभाव पड़ता है, लेकिन उस प्रभाव को अपन कम कर सकते हैं। और जो प्रभाव कम करने की जो प्रक्रिया है उसी को ही EIA कहा जाता है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो इसमें ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं जिसके द्वारा परियोजनाओं का पर्यावरण पर प्रभाव कम से कम हो सके, और उसको अपन 0 तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको कुछ प्रतिशत अपन उसको उस प्रभाव को कम कर सकते हैं, जिससे पर्यावरण को उसका फायदा हो सके, और पर्यावरण जो डिग्रेड हुआ है उसको भी वापस अपन EIA के थ्रू रिकवर कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है EIA की, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण प्रभाव आकलन। पर्यावरण प्रभाव आकलन। पर्यावरण प्रभाव आकलन में आज अपन देखेंगे इसकी परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ EIA। साथ में ही इसमें अपन इसकी हिस्ट्री देखेंगे और इसकी प्रोसेस देखेंगे कि EIA जो है उसकी प्रोसेस क्या होती है। ये 3 टॉपिक आज अपन देखेंगे। तो पहले अपन इसकी परिभाषा की बात करें तो EIA वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न परियोजनाओं का या फिर विभिन्न क्रियाकलाप का पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ता है उसका आकलन किया जाता है। उस प्रभाव जो परियोजना है उसका पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ा है इसका आकलन करना ही, या उस परियोजना का पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ सकता है इसका आकलन करना ही क्या कहलाता है? EIA कहलाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा किसी परियोजना या किसी क्रियाविधि से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया जाता है। तो ये जो आकलन अपन करते हैं, ये आकलन परियोजना शुरू होने से पहले करते हैं। इसके साथ ही परियोजना जब पूरी हो जाती है, साथ में जब प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, तो प्रोडक्शन शुरू होने पर भी उस
परियोजना से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। तो परियोजना शुरू होने के साथ ही परियोजना के अंत तक और अंत के पश्चात जब उसका उत्पादन शुरू हो जाता है उस परियोजना से, तो तब भी जो EIA जो है असेसमेंट चलता रहता है। और इसके द्वारा आपके पर्यावरण जो नष्ट हुआ है उसको किस प्रकार रिकवर कर सकते हैं, ये भी EIA में ही शामिल किया जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा परियोजना या क्रियाकलाप की शुरुआत से पूर्व या परियोजना के दौरान या फिर परियोजना पूर्णता के पश्चात पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया जाता है। और ये आकलन अपन परियोजना शुरू होने से पहले कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अपन उसके संबंध में कोई अनुमान लगा सकते हैं कि इस परियोजना से इस पर्यावरण पर इतना प्रभाव पड़ेगा या इस स्तर तक पर्यावरण जो है वो नष्ट हो सकता है। ये सारा अनुमान EIA के द्वारा ही लगाया जाता है। EIA का महत्व क्या है? तो EIA का महत्व ये है कि इसके द्वारा अपन असेसमेंट कर सकते हैं कि कोई जो परियोजना है वो पर्यावरण पर किस हद तक प्रभाव डालेगी। EIA का महत्व जो है, इसका महत्व ये है, EIA का महत्व ये है कि इससे अपन पहली बात तो रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। पहला है रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। दूसरा इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, पर्यावरण प्रबंधन कर सकते हैं कि पर्यावरण जो है वो डिग्रेड हुआ है तो उसको वापस रिकवर करना है, तो पर्यावरण प्रबंधन के माध्यम से ही अपन इसको। तीसरा है मॉनिटरिंग, यानी जब परियोजना पूरी हो जाती है उसके पश्चात जब उत्पादन शुरू हो जाता है तो उसके पश्चात पर्यावरण पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसकी मॉनिटरिंग भी अपन कर सकते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन मॉनिटरिंग, इसके द्वारा सबसे पहले अपन किसी भविष्य जो परियोजना है उसका भविष्य के पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इससे अपन भविष्य में पर्यावरण पर परियोजना का क्या प्रभाव पड़ेगा उससे अपन रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं EIA के द्वारा। इसके अलावा जो पर्यावरण नष्ट हुआ है परियोजना से उसका वापिस अपन रिकवर कर सकते हैं, उसको प्रबंधन कर सकते हैं। और तीसरा है पोस्ट प्रोडक्शन मॉनिटरिंग, इसके द्वारा जो परियोजना पूरी हो चुकी है उसके पश्चात जब उससे उत्पादन शुरू हो जाता है, क्योंकि परियोजना लगाने का महत्व ये थोड़ी है कि परियोजना आपने लगा दी फिर उसको बंद कर देंगे। परियोजना से कोई भी उत्पाद बनता है तो उस उत्पाद बनने में भी प्रक्रिया चलती है, तो उसके दौरान भी जैसे वायु प्रदूषण होता है या फिर अन्य प्रकार के भूमि प्रदूषण है, तो उससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी मॉनिटरिंग भी अपन इससे कर सकते हैं। EIA जो है इसको अगर अपन डायग्राम के माध्यम से समझें कि इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जैसे ये है आपके पर्यावरण, ये यहां तक क्या है आपके, अपन ऐसा मानते हैं कि ये पर्यावरण है। और जब कोई परियोजना लगती है तो उस परियोजना के कारण
ये यहाँ पे अपन ने समय ले लिया, टाइम ले लिया, इधर टाइम अपन ने ले लिया और इधर अपन ने क्या ले लिया, पर्यावरण ले लिया। ये पर्यावरण है। और जैसे जैसे टाइम बीतेगा आगे, अगर कोई परियोजना नहीं लगी हुई है तो ये जो पर्यावरण है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और पर्यावरण जो है वो बिल्कुल डिग्रेड नहीं होगा, वो सतत रूप से वैसा का वैसा रहेगा, उसमें कुछ वृद्धि ही होगी। जैसे परियोजना जब लगती है तो उसके आसपास के जितने भी वन क्षेत्र होते हैं उनको काटना पड़ता है, इसलिए वन भूमि में कमी आती है। तो वन अगर कम होंगे तो किस पर प्रभाव पड़ेगा, पर्यावरण पर ही प्रभाव पड़ेगा। तो अगर कोई परियोजना नहीं लगी है तो पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही यहां पर कोई परियोजना लगती है, परियोजना लगेगी तो समय के साथ साथ जैसे परियोजना का निर्माण होता जाएगा, जैसे अगर कोई बांध है उसका निर्माण करना है तो जैसे जैसे उसका बांध का निर्माण होता जाएगा वैसे वैसे पर्यावरण जो है वो डिग्रेड होता जाता है। तो पर्यावरण पर प्रभाव, अपन ये माने कि इतना पर्यावरण जो है वो नष्ट हो चुका है, समय के साथ पर्यावरण इतना नष्ट हो गया। लेकिन अगर ये जो पर्यावरण का प्रभाव है, हालांकि जितनी भी परियोजनाएं होती हैं उन परियोजनाओं से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, जीरो अपन उसको बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन अपन एक ऐसी तकनीक अपना सकते हैं या फिर ऐसा कोई विकल्प ढूंढ सकते हैं जिसके माध्यम से इस प्रभाव को अपन कम कर सकते हैं। और ये प्रभाव कम करने की जो प्रक्रिया है यही क्या कहलाती है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कहलाता है। कोई भी परियोजना है अगर उसको शुरू करनी है तो उस शुरू करने से पहले अपन ये देखेंगे कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेनी पड़ती है। इन्वायरमेंट क्लियरेंस तब दी जाती है जब उस परियोजना से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन किया जाता है। तो परियोजना शुरू होने से पहले जो कमेटी बनती है उसकी क्लियरेंस देने के लिए, तो उसके द्वारा विकल्प ढूंढे जाते हैं कि कोई जो आदमी प्रोजेक्ट लगा रहा है उसके द्वारा ऐसे विकल्प सुझाए जाते हैं कि इस विकल्प के द्वारा पर्यावरण जो है वो डिग्रेड कम होगा। तो सबसे पहले विकल्पों की तलाश की जाती है। सबसे पहले क्या किया जाता है, विकल्पों की तलाश की जाती है और एक ऐसा विकल्प जो अगर कोई 5 विकल्प हैं तो उसमें से ऐसा विकल्प लिया जाता है जिससे पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता हो। तो उस विकल्प के द्वारा पर्यावरण पर इस परियोजना के पड़ने वाले प्रभाव को अपन न्यूनतम कर सकते हैं। अगर यहां पर बिना EIA के पर्यावरण पर इतना प्रभाव पड़ता है, बिना EIA के प्रभाव पर्यावरण पर कितना पड़ा, इतना प्रभाव पड़ा। अगर EIA होती तो इसी प्रभाव को अपन कम कर सकते थे। ये परियोजना है यहाँ पे, और अगर यहाँ पे अपन ने EIA भी लिया होता तो इस प्रभाव को अपन काफी कम कर सकते थे। ये जो प्रभाव पड़ा था यहाँ पर इतना, इसको EIA के द्वारा, EIA से पर्यावरण पर प्रभाव में कमी आएगी, हमेशा कमी ही आती है। तो इस प्रभाव को, ये जो इतना प्रभाव अपन ने कम कर लिया तो ये क्या हुआ, इससे पर्यावरण को ही फायदा होगा। इससे पर्यावरण जो डिग्रेड होना चाहिए था बिना EIA के वो नहीं हो पाएगा और इससे पर्यावरण जो है वो सुरक्षित बना रहता है। हालांकि इस प्रक्रिया में टाइम लगता है, प्रोजेक्ट में कई बार डिले भी हो जाता है। काफी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो काफी डिले हो गए, जैसे कुडनकुलम है तमिलनाडु में, वो काफी डिले हो गया था। इस वजह से ही हो गया था क्योंकि उसमें इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिल पाई थी। इसके अलावा जो आपके वेदांता ग्रुप है उसका उड़ीसा में एक प्लांट लगना था, वो नहीं लग पाया। इसी प्रकार आपके उड़ीसा के तट पे जो रिलायंस ग्रुप है उसको भी एक प्लांट लगाना था, वो भी नहीं लग पाया क्योंकि वहां पे जो ओलिव रिडले कछुए हैं उनके कारण उस स्थान पर वो परियोजना शुरू नहीं हो पाई, क्योंकि उसके कारण जो वहां की प्रजाति जो है उस पर काफी प्रभाव पड़ता, और प्रजाति पर प्रभाव पड़ता है तो आप ऐसे मानो कि पर्यावरण पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। तो इसके द्वारा अपन प्रभाव जो है वो इस प्रकार अपन कम कर सके। जो
पर्यावरण EIA जो है उसका विकास कैसे हुआ, उसकी क्या हिस्ट्री रही है, उसको अपन देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ EIA। हिस्ट्री ऑफ EIA। EIA का इतिहास शुरू होता है आपके अमेरिका से, और अमेरिका से सबसे पहले 1962 में रसेल कार्सन नामक एक लेखक था, जिसने अपनी पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग में सबसे पहले EIA शब्द का तो उपयोग नहीं किया, लेकिन उसने यह बताया कि परियोजनाएं जो हैं वो किस प्रकार पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। तो वहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है। 1962 में रसेल कार्सन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक में उसने जो परियोजनाएं थी, उन परियोजनाओं का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता उसने उसमें काफी कुछ उल्लेख किया था। तो इसके द्वारा लोगों में इसके प्रति जागरूकता आई। फिर 1969 में ही अमेरिका में एक एक्ट पारित किया जो नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी एक्ट के नाम से लाया गया। नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी एक्ट 1969। नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी एक्ट, ये जो एक्ट लाया गया, इस एक्ट में यह कहा गया कि जितनी भी परियोजनाएं होंगी, उन परियोजनाओं को शुरू करने से पहले आपको उनका EIA करवाना पड़ेगा। यानी इस एक्ट के पश्चात समस्त परियोजनाओं का EIA करवाना अनिवार्य किया गया। जितनी भी परियोजनाएं थी जो चल रही हैं या फिर जो आगे आएंगी नई परियोजनाएं, उनके लिए EIA करवाना अनिवार्य किया गया। और ये जो एक्ट है ये 1 जनवरी 1970 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1 जनवरी 1970 को। और उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो रिचर्ड निक्सन थे। राष्ट्रपति कौन थे? रिचर्ड निक्सन। इनके हस्ताक्षर हुए 1 जनवरी 1970 को, और ये जो एक्ट है ये अमेरिका में लागू हो गया। तो 1 जनवरी 1970 को ये एक्ट लागू हुआ। पारित कब हुआ? 1969 में हुआ। तो इसके पश्चात जो अन्य देश हैं जैसे फ्रांस है, कनाडा है, इन देश जो थोड़े विकसित देश थे, उन्होंने भी जितनी भी परियोजनाएं थी उन पर EIA लागू शुरू किया। और इसके पश्चात 1980 में जैसे फिलीपींस है, आपके अन्य जो देश हैं उन्होंने भी लागू किया, और भारत ने भी 1977 के आसपास इसको लागू कर दिया। तो यहां से इसकी शुरुआत होती है। अब अपन देखेंगे भारत में इसका विकास कैसे हुआ। और भारत में देखने से पहले अपन ये चीज देख लेते हैं कि EIA जो है इसके चरण कौन से हैं। EIA के 4 चरण हैं। EIA विकास चरण, इसके 4 चरण हैं। पहला चरण है 1960 का दशक। 1960 या फिर आप ऐसे समझो कि 1960 से 1970 का दशक। 1960 से 1970 का जो दशक है वो शुरुआती विकास का दशक माना जाता है। इनिशियल डेवलपमेंट
ऑफ EIA, इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ EIA 1960 से 1970। दूसरा 1970 से 1980 का दशक है, वो इसका बढ़ता दायरा है, क्योंकि जैसे ही अमेरिका ने इसको लागू किया अन्य देश जो है वो भी इसको लागू करने लगे और EIA का जो दायरा है वो बढ़ता गया। फिर तीसरा है 1980 से 1990 का दशक। इस दशक में EIA में नई नई नीतियों को जोड़ा गया, नई नीतियां जोड़ी गई। फिर आपके चौथा है 1990 है। 1990 के पश्चात 1990 के पश्चात सस्टेनेबल EIA का शुरुआत की गई। सस्टेनेबल EIA की विकास की शुरुआत की गई, यानी ऐसा विकास जो धारणीय हो, तो उसी के अनुरूप EIA की भी शुरुआत की गई। तो ये 4 चरण हैं। पहला चरण 1960 से 1970 का इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ EIA। दूसरा चरण आपके 1970 से 1980 का, इसमें EIA का दायरा कई देशों में बढ़ा। 1980 से 1990 इसमें नई नीतियां जोड़ी गई और 1990 के पश्चात सस्टेनेबल EIA का विकास शुरू किया गया। तो ये इसमें 4 चरण इसके हैं। अब भारत में EIA का विकास कैसे होता है, तो भारत में EIA का विकास, भारत में जो EIA का विकास होता है, सबसे पहले 1976-77 में नीति आयोग ने सबसे पहले जो नदी घाटी परियोजनाएं चल रही थी भारत में उस समय, उनके लिए पर्यावरणीय आकलन के लिए दिशा निर्देश दिए। नीति आयोग ने नदी घाटी परियोजनाओं हेतु EIA करने को कहा। तो सबसे पहले अपने भारत में शुरुआत 76-77 में हुई। फिर इसके पश्चात आपके जो 1994 तक का जो समय था, 1994 तक भारत में क्या रहा, जितनी भी EIA की जाती थी या फिर जितनी भी पर्यावरणीय अनुमति दी जाती थी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो उस पर केंद्र सरकार का प्रशासनिक नियंत्रण था, यानी कि उसके संबंध में कोई एक्ट तब तक नहीं लाया गया था। समस्त पर्यावरणीय अनुमति केंद्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में होती थी। तो 1994 तक जितनी भी अनुमति दी जाती थी, पर्यावरण जितने प्रोजेक्ट थे उनको पर्यावरण जो अनुमति दी जाती थी उस पर केंद्र का नियंत्रण होता था, उसके संबंध में कोई एक्ट तब तक नहीं लाया गया था। फिर आपके है 27 जनवरी 1994। 27 जनवरी 1994 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1956 की अनुसूची 1 में शामिल जितने भी विषय थे उसमें EIA लाने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई। तो 27 जनवरी 1994 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) में शामिल विषयों हेतु EIA अनिवार्य करने की अधिसूचना जारी की गई।
तो यहाँ पर इस समय अधिसूचना इसके संबंध में जारी हुई और इस समय जो जितनी भी क्लियरेंस दी जाती थी वो केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। समस्त पर्यावरण अनुमति किसके द्वारा दी जाती थी? केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती थी। तो विकास में अपन ने देखा कि 1976-77 में भारत में नीति आयोग ने सबसे पहले नदी घाटी परियोजनाओं के लिए EIA लागू करने की घोषणा की और इसके लिए उसने एक डिपार्टमेंट विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग को इस कार्य का जिम्मा दिया गया ताकि वो इसका EIA करे। और यहाँ पे फिर 1994 तक जितनी भी EIA दी जाती थी या फिर पर्यावरण की जो अनुमति दी जाती थी वो केंद्र सरकार देती थी, उसके प्रशासन नियंत्रण में था। 27 जनवरी 1994 को इसके संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की अनुसूची एक में शामिल जितने भी विषय हैं उनके लिए EIA करवाना अनिवार्य किया गया, लेकिन उसकी अनुमति कौन देगा? केंद्र सरकार ही देगी। फिर 26 आपके 2006 में केंद्रीय पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसका नाम पहले पर्यावरण एवं वन मंत्रालय था, वर्तमान में इसका नाम केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। तो इस मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की गई जिसके तहत आपके खनन और जो कोस्टल रीजन रेगुलेशन एक्ट 1991 के तहत शामिल विषय शामिल क्षेत्र, इसके साथ ही आपके जो आधारभूत परियोजनाएं थी जैसे सड़क निर्माण है, बांध निर्माण है, इसके अलावा सूक्ष्म विद्युत उद्योग, इनके लिए EIA करवाना अनिवार्य किया गया। 2006 में केंद्रीय पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनेक परियोजनाएं जैसे आपके खनन, आधारभूत संरचना, कोस्टल रेगुलेशन एक्ट 1991 में शामिल विषय, और सूक्ष्म विद्युत उद्योग, सूक्ष्म लेपन विद्युत उद्योग, हेतु EIA अनिवार्य किया गया। यहां पर ये चीजें इसमें शामिल की गई। इसके साथ में ही इसमें ऐसी परियोजनाएं जो विश्व बैंक से संचालित थी, विश्व बैंक व एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक के सहयोग से चालित परियोजनाएं, इन हेतु EIA करवाना अनिवार्य किया गया। तो 2006 में क्या किया गया? इस मंत्रालय ने ये क्या किया? खनन, आधारभूत संरचनाएं, कोस्टल रेगुलेशन एक्ट 1991 में शामिल विषय या फिर सूक्ष्म लेपन विद्युत उद्योग, इनके लिए EIA करवाना अनिवार्य किया गया। इसके अलावा विश्व बैंक और एशियाई बैंक के सहयोग से जो परियोजनाएं चल रही थी उनके लिए भी EIA अनिवार्य किया गया। 2015 में ये जो 2000 का एक्ट था, जो 2006 की अधिसूचना थी, उसमें कुछ संशोधन किया गया। 2006 की अधिसूचना में संशोधन किया गया।
क्या संशोधन किया? संशोधन ये किया कि राज्य जितनी भी एप्लीकेशन दायर करेंगे वो सारी ऑनलाइन होंगी, समस्त आवेदन ऑनलाइन होंगे। दूसरा, जितनी भी 50 करोड़ या उससे अधिक की परियोजनाएं हैं, 50 करोड़ या अधिक मूल्य की परियोजनाएं हैं, उनके लिए EIA अनिवार्य किया गया। उनके लिए क्या कर दिया? EIA अनिवार्य कर दिया गया। तो ये संशोधन कब किया गया? 2015 में किया गया। इसके अलावा आपके जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट थे, उन जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हेतु भी EIA अनिवार्य किया गया। यानी जैव चिकित्सा से संबंधित जो अपशिष्ट उपचार सुविधाएं थी उसके लिए भी EIA इन्होंने अनिवार्य कर दिया। और साथ में ही जो पर्यावरण मंजूरी वैधता थी, पर्यावरण मंजूरी वैधता जो पहले 5 वर्ष की थी उसको बढ़ाकर कब कितनी कर दी? 7 वर्ष उसको कर दिया। 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया? 7 वर्ष उसको कर दिया गया। यानी कि जो पहले जो वैधता 5 वर्ष तक होती थी उसको बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया, और जो रिन्यूअल जिनका होता था उनको 3 साल तक बढ़ा दिया। नवीनीकरण 3 वर्ष तक बढ़ाया गया। जो रिन्यूअल होता था उसको फिर आगे कितना एक्सटेंड कर दिया? 3 वर्ष तक के लिए एक्सटेंड उसको कर दिया। तो ये इसमें परिवर्तन किए गए। तो 2015 में 2006 का जो अधिसूचना थी उसमें ये परिवर्तन किया गया कि जितने भी आपके जो अधिसूचना, जितनी भी आपकी जो क्लियरेंस के लिए जो एप्लीकेशन आएंगे वो सारे ऑनलाइन आएंगे। इसके अलावा आपके जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा थी उसका भी EIA किया जाएगा। पर्यावरण मंजूरी 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दी, और जो नवीनीकरण है उसको भी बढ़ाकर कितना कर दिया गया? उसको भी बढ़ाकर आपके 3 वर्ष कर दिया गया। साथ में ही 2006 सितंबर 2006 में जो अधिसूचना जारी की गई थी उसमें राज्य सरकारों को भी कुछ हद तक ऐसे प्रोजेक्ट जो उसकी सीमा में आते हों, आकार और उसकी वित्तीय संरचना के आधार पर राज्यों को उसकी क्लियरेंस देने की अनुमति 2006 के एक्ट में दे दी गई। तो ये आपके हिस्ट्री है। इसके तहत EIA का विकास धीरे धीरे हुआ है। इसकी जो पूरी PDF है गवर्नमेंट सरकार की जो गेजेट में आपके जारी हुई है, वो आपको आपके जो टेलीग्राम लिंक है अपना दक्ष साइंस क्लासेज का, उसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। अब अपन देखेंगे प्रोसेस ऑफ EIA। प्रोसेस ऑफ EIA जो है उसकी क्या प्रोसेस है, किस तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप EIA करनी पड़ती है। तो इसके पूरे 9 चरण होते हैं। उन 9 चरणों को कंप्लीट उसकी अलग अलग प्रोसेस होती है। इसके चरण कितने हैं आपके? इसके 9 चरण हैं। 9 चरण में EIA जो है उसकी पूरी प्रोसेस होती है। सबसे पहला चरण जो है वो स्क्रीनिंग। पहला चरण है स्क्रीनिंग, दूसरा है स्कूपिंग, स्क्रीनिंग का मतलब होता है जांच करना। दूसरा है आपके स्कूपिंग, इसका मतलब है प्रयोजन। तीसरा है बेसलाइन स्टडी। बेसलाइन स्टडी तीसरा कौन सा है? बेसलाइन। पहला है स्क्रीन, दूसरा स्कूपिंग, तीसरा है बेसलाइन स्टडी, चौथा आपके प्रिडिक्शन ऑफ इंपैक्ट। प्रिडिक्शन ऑफ इंपैक्ट।
प्रिडिक्शन ऑफ इम्पैक्ट चौथा चरण है। पांचवा चरण आपके है, पांचवा चरण है आपके मिटिगेशन मेजर एंड EIA रिपोर्ट। छठा चरण है जन सुनवाई। छठा चरण कौन सा है? जन सुनवाई। सातवां चरण आपके है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट पॉलिसी। इन्वायरमेंट और नौवां चरण है आपके ये 9 चरण है। पहला चरण कौन सा है? स्क्रीनिंग या फिर जांच करना। स्क्रीनिंग या जांच करने का मतलब ये है कि इस स्क्रीनिंग या जांच करना, इस स्तर में क्या किया जाता है? इस स्तर में सबसे पहले ये किया जाता है कि EIA की इस प्रोजेक्ट में आवश्यकता है या नहीं है। इसका इस स्क्रीनिंग जो चरण है इसमें इसकी जांच की जाती है। अगर EIA की जरूरत है तो EIA किया जाएगा, जरूरत नहीं है तो EIA नहीं करके सीधा ही उस प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया जाएगा। तो सबसे पहला चरण कौन सा है? स्क्रीनिंग या जांच करना। इसमें यह देखा जाता है कि इस परियोजना का EIA करना है या फिर नहीं करना है। दूसरा है स्कूपिंग। उस स्कूपिंग का मतलब प्रयोजन है। तो इस प्रयोजन में क्या किया जाता है? स्कूपिंग की प्रक्रिया में जो प्रमुख मुद्दे होते हैं या फिर ऐसे प्रभाव जिनकी जांच की जानी चाहिए, अगर कोई परियोजना लगेगी तो उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसकी जांच इसमें की जाती है। प्रभावों की जांच होती है इसमें, प्रभावों की जांच इसमें की जाती है स्कूपिंग परियोजना। इसी परियोजना में इसी जो चरण है इसमें यह भी देखा जाता है कि इसमें लगने वाला जो समय है वो कितना समय लगेगा, यानी टाइम की गणना भी इसमें की जाती है। तो इसमें जो EIA अपन करेंगे, कोई भी पर्यावरण है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है तो उसका अध्ययन किया जाता है। उस अध्ययन के लिए इसमें कितना टाइम लगेगा और उस पर्यावरण पर इस परियोजना का कितना प्रभाव पड़ेगा उसकी जांच किसमें की जाती है? स्कूपिंग परियोजना, स्कूपिंग या परियोजन में इसका अध्ययन किया जाता है। फिर बेसलाइन स्टडी। बेसलाइन स्टडी का मतलब यह है कि कोई भी परियोजना शुरू करने से पहले पर्यावरण किस स्थिति में था। कोई भी परियोजना शुरू करने से पहले पर्यावरण किस स्थिति में है, वहां का की जलवायु कैसी है, सारे डाटा जो है उनको इकट्ठा किया जाता है, उसको बोलते हैं बेसलाइन स्टडी। तो इस चरण में क्या होता है? परियोजना शुरू करने से पहले पर्यावरण की पूरा अध्ययन किया जाता है बेसलाइन स्टडी में। प्रिडिक्शन ऑफ इम्पैक्ट, ये जो चरण होता है ये सबसे अच्छा तकनीकी चरण होता है। तकनीकी चरण जो सबसे ज्यादा विवादों में भी रहता है और इसमें सबसे ज्यादा टाइम भी लगता है और डिसीजन यहां लेने में काफी कठिनाई होती है। तो ये सबसे तकनीकी चरण है प्रिडिक्शन ऑफ इम्पैक्ट, यानी पर्यावरण जो है उसका उस पर परियोजना का क्या प्रभाव पड़ेगा उसको इस चौथे चरण में देखा जाता है। तो ये जो तकनीकी चरण है ये काफी टाइम टेकिंग भी होता है और ये काफी विवादों में भी रहता है। फिर पांचवा है मिटिगेशन मेजर एंड EIA रिपोर्ट। मिटिगेशन मेजर एंड EIA रिपोर्ट में क्या होता है? इस रिपोर्ट में पहले तो ये विकल्प देखे जाते हैं कि अगर जितने विकल्प मौजूद हैं, ऐसे विकल्प जो 4-5 अगर विकल्प मान लो किसी परियोजना के संबंध में दिए जाएं कि इस विकल्प को आप अपनाएंगे तो पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ेगा, इस विकल्प को अपनाएंगे तो पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें से
इस चरण में जो सबसे कम पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाला विकल्प होता है उसका चयन किया जाता है। यहां पर विकल्पों का चयन होता है, विकल्पों का चयन किया जाता है। साथ में ही यहां पर आपके एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, मिटिगेशन प्लान तैयार किया जाता है। मिटिगेशन प्लान तैयार किया जाता है, क्योंकि जो विकल्प होंगे उन विकल्पों में से जो विकल्प आपने चयन किया है उस विकल्प के कारण पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ेगा, तो उसका मिटिगेशन प्लान तैयार किया जाता है। और मिटिगेशन प्लान तैयार करने के पश्चात तैयार किया जाता है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट पॉलिसी, EMP तैयार किया जाता है। तो ये काम पहले ही हो जाता है। फिर उसके पश्चात आपके पर्यावरण प्रबंधन योजना जो है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट पॉलिसी या प्लानिंग की जाती है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लानिंग। तो ये कब होता है, ये आपके विकल्पों के चयन के पश्चात जो अपन ने विकल्प चयन किया है, 4-5 विकल्पों में से कोई एक विकल्प अगर अपन ने चयन किया है तो उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उस पर्यावरण के प्रभाव को अपन किस प्रकार दूर कर सकते हैं, उसके लिए EMP इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाता है। छठा चरण है जन सुनवाई। जन सुनवाई के द्वारा जो स्थानीय लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, या फिर जो स्थानीय संस्थाएं हैं, या फिर आपके जो उस स्थान पर रहने वाले NGO हैं, तो उनके साथ में जन सुनवाई की जाती है। ये जो विकल्प हैं उसके संबंध में उनको पहले बताया जाता है कि ये विकल्प हैं और इसके लिए पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ेंगे उसके लिए हम ये क्रियाकलाप अपनाएंगे। इनके द्वारा हम आपके जो पर्यावरण है वो प्रभावित होगा उसको अपन दूर करेंगे, क्या क्या रास्ते अपनाएंगे। तो इस जन सुनवाई में स्थानीय लोगों को, स्थानीय संस्थाओं को और NGO को शामिल किया जाता है। और राज्य का जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो इसके लिए प्रॉपर लोगों को पहले टाइम दे देता है, उन लोगों से सुझाव मांगता है और फिर उसके बाद जन सुनवाई इसमें होती है। 7वां चरण है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लानिंग या पॉलिसी। इस चरण के द्वारा जो पर्यावरणीय प्रभाव हैं उनको किस प्रकार कम करना है, पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना, और दूसरा तो लोगों को जो मुआवजा देना है वो भी इसमें शामिल किया जाता है, मुआवजा देना है वो भी इसमें शामिल किया जाता है। और इसी चरण में जो मुआवजे के कारण या फिर पर्यावरण पर प्रभाव कम करने के लिए जो स्टेप लिए जाएंगे तो उसके लिए जो बजट अनुमान है वो भी इस इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लानिंग में ही लिया जाता है। और उस जो जितना बजट होगा उसको जो संस्था है उसके मेन बजट में इसको शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, पर्यावरण प्रभाव कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। मुआवजा कितना मुआवजा देना है इसका निर्धारण भी यहाँ किया जाता है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लानिंग में। 8वां है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में ये फाइनल स्टेज है। इस स्टेज में ये देखा जाता है कि परियोजना है उसको अनुमति देनी है कि नहीं देनी है, और अनुमति देनी है तो उसके लिए जो मंजूरी है वो दी जाएगी या फिर उसको खारिज किया जाएगा, या फिर उसमें क्या बदलाव अपन कर सकते हैं। जो पहले की जो ये यहां तक के जो विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों में अगर ये जो डिसीजन मेकिंग जो समिति होती है उसको ये लगता है कि इन विकल्पों में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है तो वो इस पर सुझाव देती है और उस पर अमल करना पड़ता है। तो इसमें 3 विकल्प हैं अपने पास, या तो परियोजना को खत्म कर दें, उस पर मंजूरी न दें, या फिर मंजूरी दे दें, और दूसरा अगर उसमें कुछ परिवर्तन करना है तो उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। लास्ट 9वां है पोस्ट मॉनिटरिंग। पोस्ट मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि कोई परियोजना अगर शुरू कर दी है तो शुरू करने के पश्चात पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है उसका आकलन इसके द्वारा किया जाता है। और पोस्ट मॉनिटरिंग में ही ये देखा जाता है कि जो मिटिगेशन प्लान बनाया था या फिर जो EMP प्लान इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लानिंग जो तैयार की थी वो कितनी सटीक है, क्योंकि यहाँ पे
मिटिगेशन प्लान पहले ही तैयार हो गया है, उस मिटिगेशन प्लान की और यहाँ पर जो पर्यावरण प्रभाव पड़ रहा है उसकी तुलना की जाती है कि इस कमिटी ने जो ये मिटिगेशन प्लान तैयार किया था वो किस हद तक सही था। क्योंकि यहाँ पर अपने को रिजल्ट देखने शुरू हो जाते हैं कि पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ा है। पोस्ट मॉनिटरिंग में उन पर भी ध्यान दिया जाता है और साथ में ही किस प्रकार वर्तमान में जो परियोजना शुरू हो चुकी है उसके कारण जो पर्यावरण पर प्रभाव पड़े हैं उनसे किस प्रकार निजात पाना है, तो वो पोस्ट मॉनिटरिंग में ही किया जाता है। इसका फ्लो चार्ट है वो अपन देखेंगे। EIA प्रोसेस का पूरा फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट के द्वारा अपन आसानी से समझ सकते हैं। तो फ्लो चार्ट में देखो सबसे पहले क्या होता है, डेवलपमेंट प्रपोजल, यानी कोई विकास कार्य के लिए, कोई परियोजना के लिए प्रपोजल सबसे पहले आता है। उस प्रपोजल की सबसे पहले क्या की जाती है, स्क्रीनिंग की जाती है। ये पहली स्टेप है, इसके द्वारा स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग में देखा जाता है कि EIA की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता नहीं है तो आगे का काम अपने को नहीं करना पड़ेगा। अगर EIA की आवश्यकता है तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, स्कोपिंग करते हैं। उसके लिए अपन क्या करेंगे, स्कोपिंग करेंगे और स्कोपिंग में अपन ये देखेंगे कौन से मुद्दे हैं, कौन से ऐसे प्रभाव हैं जो उस पर पड़ सकते हैं। फिर तीसरी स्टेप में अपन बेसलाइन स्टडी करते हैं। बेसलाइन स्टडी में अपन ये देखते हैं कि उस पर पर्यावरण जो है उसकी स्थिति वर्तमान में कितनी है, परियोजना शुरू होने से पहले पर्यावरण की क्या स्थिति है। फिर अपन क्या करते हैं, प्रिडिक्शन ऑफ इम्पैक्ट, प्रभाव का आकलन अपन करेंगे। फिर उसके बाद इवेल्युएशन ऑफ इम्पैक्ट, जो प्रभाव पड़ सकते हैं जो भविष्य में, उसका अपन मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करने के पश्चात उनको कम करने के लिए क्या उपाय किए जाएं, वो मिटिगेशन प्रोसेस में आते हैं। मिटिगेशन प्रोसेस में जो प्रभाव पड़ सकते हैं उनके लिए अपन क्या नीति अपनाएंगे, वो मिटिगेशन में आएगा। फिर इसके पश्चात EIA रिपोर्ट आती है और इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लानिंग भी इसी में शामिल होती है। फिर इसके पश्चात इसका रिव्यू होता है और जन सुनवाई होती है। जन सुनवाई के पश्चात फिर डिसीजन मेकिंग होता है। डिसीजन मेकिंग में ये देखा जाता है कि जो विकल्प प्रस्तुत किया गया है वो अगर सही है तो उसके संबंध में ये समिति, जो डिसीजन मेकिंग समिति है, वो निर्णय करती है। और वो अगर सही पाया जाता है, अगर उसको खारिज कर देती है तो ये सारी प्रक्रिया क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि परियोजना ही उस समय बंद हो जाएगी। परियोजना का अगर मंजूरी दे दी जाती है तो उसकी मॉनिटरिंग होगी और ऑडिट होगी, किसकी, कि पर्यावरण पर उसका प्रभाव कितना पड़ रहा है, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी और उसकी ऑडिट भी होती है। और ये जो ऑडिट रिपोर्ट आती है उसका इससे मूल्यांकन किया जाता है कि अपन ने पहले जो देखा था कि क्या प्रभाव पड़ सकते हैं उसका, और इस रिपोर्ट से फिर मूल्यांकन किया जाता है और इसके आधार पर फिर आगे की स्टेप जो है वो ली जाती है। तो ये पूरा जो है ये फ्लो चार्ट आपके याद रहना चाहिए। इसमें से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि इस स्टेप में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इसमें आपके जैसे ये है प्रिडिक्शन ऑफ इम्पैक्ट, तो ये कौन सा चरण है, ये तकनीकी चरण है और सबसे डिसीजन मेकिंग चरण यही होता है, प्रिडिक्शन ऑफ इम्पैक्ट। इसी प्रकार आपके स्कोपिंग जो चरण है इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रभाव पड़ेंगे उनको देखा जाता है, कौन से प्रभाव पड़ सकते हैं। स्क्रीनिंग में क्या होता है कि आपको EIA करवाना है या नहीं करवाना है, वो सारी प्रक्रिया इसमें आती है। तो ये है आपके EIA की प्रोसेस। तो बहुत बहुत धन्यवाद।